हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। अगर आप बीमा सखी बनना चाहते हैं या फिर नॉर्मली एक इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक IC38 का एग्जाम देना पड़ता है। और आज की वीडियो में हम करेंगे IC38 के ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2। पिछला वीडियो जो डाला है उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, तो चलिए आज का वीडियो भी हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस क्लियर करवाना चाहूंगी, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं। और कई बार जो क्वेश्चंस है ना वो थोड़ा सा वो ट्विस्ट करके पूछ लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करके पूछ लेते हैं। तो इसलिए अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस में ना सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है ऑटमोस्ट गुड फेथ, या फिर इसे अबरीमा फाइड्स भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब इसको प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ कहेंगे या फिर अबरीमा फाइड्स कहेंगे। तो देखो, अबरीमा फाइड्स या फिर जो ऑटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल है ना, इसका ये मतलब होता है कि ना जब इंश्योरेंस की जाती है तो दो पार्टीज उसमें आ जाती हैं, एक इंश्योरर होता है और एक होता है इंश्योर्ड। तो ऑटमोस्ट गुड फेथ ये कहता है कि दोनों को ही अपने बारे में एक दूसरे को ना जो सही जानकारी है और जितनी जरूरी जानकारी है ना वो देना बहुत जरूरी है। मतलब जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये किस पे चलता है? फेथ पे चलता है। तो दोनों ही पार्टीज एक दूसरे पर फेथ करती हैं, तो अपनी जो जानकारी देनी है वो बहुत जरूरी है। सही सही जितनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देनी है वो बहुत जरूरी है। और ये प्रिंसिपल है कौन सा? ऑटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है। नेक्स्ट है, जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट का। ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट ये कहता है, मतलब ये बेसिक प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का। ये कहता है कि भाई कोई भी पॉलिसी होल्डर है ना, वो मतलब किसी भी दूसरी चीज की या दूसरे व्यक्ति की इंश्योरेंस करवाता है अगर उसका उस व्यक्ति में या उस चीज में कोई इंटरेस्ट है, तभी करवाएगा ना वो। ठीक है। तो जैसे मान लो कि हमारी गाड़ी है, अब अगर वो चोरी हो जाती है, ठीक है जी, तो अगर उसके चोरी हो जाने से या किसी एक्सीडेंट हो जाने से क्या होगा? हमें नुकसान होगा। तो उस नुकसान से बचने के लिए हम क्या करते हैं? उसकी इंश्योरेंस करवा देते हैं। ठीक है। तो अब वो जो इंश्योरेंस हमने करवाई वो क्यों करवाई? क्योंकि उसका अगर नुकसान होगा तो वो हमें वो होगा, है ना। तो उससे बचने के लिए हमने उसकी इंश्योरेंस करवा दी, और उस चीज में जो हमारा इंटरेस्ट है ना उसे आप क्या कहोगे? इंश्योरेबल इंटरेस्ट। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है ना, इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमेट कॉज। अब देखो, ये बिल्कुल सिंपल सा प्रिंसिपल है। ये कहता है कि ना जब भी कोई भी इंसिडेंट होता है, मतलब जैसे मान लो कि एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब जो कंपनी है ना वो चेक करती है कि क्या कारण रहा है उस एक्सीडेंट का, है ना। तो उससे एक्चुअली पता चलता है कि जो क्लेम दिया जाएगा वो किस लेवल का दिया जाएगा, किस प्रकार का दिया जाएगा। जैसे मान लो कि हम अगर लाइफ इंश्योरेंस की ही बात करें, है ना, तो डेथ क्लेम दो तरह के आ जाते हैं। एक आ जाता है एक्सीडेंटल डेथ क्लेम और एक आ जाता है नेचुरल डेथ क्लेम। तो अब जो प्रोक्सीमेट कॉज का प्रिंसिपल है ना, ये बताता है कि आपको ये चेक करना है कि लॉस का या इंजरी का जो प्राइमरी या बेसिक कॉज है ना वो क्या है, और उसी से आगे जो क्लेम प्रोसेस है ना वो सारा चलता है। तो इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमेट कॉज। नेक्स्ट आ गया जी आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है। अब आपने ना ये ध्यान रखना है कि जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है ना, ये सिर्फ नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए होता है। नॉन लाइफ कौन कौन सी होगी? जैसे मोटर इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, बाकी और अलग अलग तरह की जो इंश्योरेंस है अदर देन लाइफ इंश्योरेंस, वो जो है नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कहलाती हैं। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी सिर्फ कौन सी पॉलिसीज के लिए है? नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए। ठीक है जी। अब इसमें क्या है, जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है ना, ये पता क्या कहता है? ये कहता है कि ना कि मतलब इंडेमनिटी शब्द का अर्थ होता है टूट फूट से सुरक्षा। अब देखो, जैसे आपने गाड़ी की, अपने स्कूटर की, बाइक की, कार की इंश्योरेंस आप करवाते हो, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है कि 1 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान, उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म के दौरान अगर कुछ लॉस हो जाता है तो कंपनी लायबल है कि उस लॉस को वो देगी। और और साथ ही साथ कितना लॉस देगी? सिर्फ जितना वो हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन द सम अश्योर्ड। मतलब ये नहीं है कि लोग सोचे कि हम इस मतलब इंश्योरेंस करवा के हम फायदा कमा लेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजों के लिए कौन लायबल है, कौन जिम्मेदार है, कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी।
नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन कहा जाता है इसे। ये भी नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए ही होता है। अब इसमें क्या है, देखो जैसे मान लो कि ना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपने पढ़ा है कि तीन मतलब तृतीय पक्ष, जैसे आप उसको पढ़ रहे हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है ना, किसमें होती है वो होती है मोटर इंश्योरेंस में। अब मान लो कि ये है ए, देख रहे हैं आप ये ए है। अब इसकी गाड़ी को बी ने क्या किया, एक्सीडेंट कर दिया और उसका हो गया नुकसान, ठीक है जी। अब ये जो है ना सी, ये है वो कंपनी जिसने क्या किया, ए को उसकी भरपाई दे दी, जो भी उसका नुकसान हुआ था सम एश्योर्ड पर डिपेंड करते हुए। अब जो सी है ना कंपनी, अब वो क्या करेगी, वो जो उसने नुकसान किसकी वजह से हुआ है, बी की वजह से हुआ है ना, तो कंपनी जो है उस नुकसान की भरपाई अब किससे कराएगी, बी से कराएगी, ठीक है ना। तो ये जो प्रिंसिपल सी को या कंपनी को अलाउ कर रहा है ना, वो प्रिंसिपल कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि जो भी लॉस नुकसान हुआ है पॉलिसी होल्डर का, उसकी भरपाई नेग्लिजेंट जो थर्ड पार्टी है, नेग्लिजेंट कौन है, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, ठीक है, उससे भरपाई की जाएगी। और कौन से प्रिंसिपल के द्वारा है ये, सेब्रोगेशन, ठीक है। और ये कौन सी मतलब है इंश्योरेंस के लिए है ये, नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए ये। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन का मतलब पता क्या होता है ये भी नॉन लाइफ का ही। इसमें क्या है कि मान लो कि आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, और आपने ना दो कंपनी से उसकी इंश्योरेंस करवा ली, ठीक है जी। अब क्या हुआ कि गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं दोनों ही कंपनी से जो है क्लेम का पैसा ले लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन कहता है जितना आपका एक्चुअल लॉस हुआ है ना, डिपेंडिंग अपॉन द सम अश्योर्ड, आपको उतना ही मिलेगा, चाहे तो दो कंपनियां आधा आधा दे देंगी या फिर एक ही कंपनी आपको देगी। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ये भी नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए ही एप्लीकेबल है, लाइफ इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। चलिए अब है हमारे क्वेश्चन आंसर्स। द प्रिंसिपल ऑफ डैश इंश्योर्स दैट एन इंश्योर्ड डजंट प्रॉफिट बाय इंश्योरिंग विद मल्टीपल इंश्योरर्स। अब देखो आई थिंक आपको ये अगर समझ आ गया है तो इसका आंसर आपको पता होएगा। अब पहले चलो अगर नहीं आया तो समझ लो। कहते हैं वो कौन सा प्रिंसिपल है जो ये इंश्योर करता है कि कोई भी इंश्योर्ड व्यक्ति या पॉलिसी होल्डर कह लो आप, वो अलग अलग इंश्योरर से इंश्योरेंस करवा के प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता, ठीक है। कौन सा है लास्ट प्रिंसिपल हमने किया ना, कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है ये आ गया आपका राइट आंसर। प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ इज ऑल्सो नोन एज, अब आपको पता है कि प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ को क्या कहते हैं, अब्रीमा फाइट्स भी कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ऑल कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन गुड फेथ in so much as there shall be no fraud or deceit when giving information or doing the transaction। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना बिजनेस वाले, वो सारे किस पर चलते हैं, गुड फेथ पर, मतलब अच्छा विश्वास एक दूसरे पे हो ताकि किसी प्रकार का कोई फ्रॉड ना हो ट्रांजैक्शन वगैरह के दौरान, ठीक है। अब ये एक ना रूल फॉलो करते हैं जिसका नाम है कैवेट एम्प्टर, ठीक है। अब आपको बताना है इसका मतलब क्या है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन ना डायरेक्ट आते हैं तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जो कैवेट एम्प्टर शब्द है ना, इसका मतलब होता है बायर्स बीवेयर। तो इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। डैश प्रिंसिपल मीन्स दैट इंश्योर्ड इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑन हिज लॉस, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल है जो ये इंश्योर करता है कि जो इंश्योर्ड व्यक्ति है ना, यानी कि पॉलिसी होल्डर जो है, वो अपने लॉस से प्रॉफिट नहीं बनाएगा, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि वो कौन से वाला प्रिंसिपल है। तो भाई आई थिंक आपको याद है जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है, वो ये इंश्योर करता है कि जो नुकसान हुआ है उसी की सिर्फ भरपाई होगी, पर ये नहीं है कि नुकसान से कोई जो व्यक्ति है वो अपना फायदा कर ले, उससे अपना कमाई कर ले, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। द पर्पज ऑफ डैश are to hold the negligent person responsible for the loss and prevent the insured from collecting twice for the same loss। अब आपको बताना है कि वो कौन सा प्रिंसिपल है
जो एक तो नेग्लिजेंट पर्सन है, जो मतलब जो लापरवाह व्यक्ति है जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, उसको पकड़ेगा, उसी से भरपाई करवाएगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेगा कि इंश्योर्ड जो व्यक्ति है वो एक ही लॉस का दो दो बार पैसा ना ले ले। ठीक है, तो ऐसे प्रिंसिपल को क्या कहा जाएगा? तो भाई वो है सेब्रोगेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डैश प्रिंसिपल इन इंश्योरेंस मेंशन द कॉज ऑफ लॉस मस्ट बी डायरेक्ट and the insured one in order to claim for the compensation। अब आपको बताना है उस प्रिंसिपल का नाम, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल का नाम जो कहता है कि डायरेक्ट कॉज ऑफ लॉस फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है, और उसी के हिसाब से जो इंश्योर्ड है उसे कंपनसेशन दी जाएगी। ठीक है, तो उसे भाई कहते हैं कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा जो है ये क्या है, कॉज प्रॉक्सिमा भी कहते हैं इसे। तो इसमें क्या है कि एक्चुअल कॉज जानना कि भाई जो नुकसान हुआ है उसका बेसिक कारण क्या है, तो उसे कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा कहा जाएगा। ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। डैश प्रिंसिपल इन इंश्योरेंस मेंशन द अश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ और प्रॉपर्टी ऑफ द इंश्योर्ड। आपको बताना है वो प्रिंसिपल कौन सा है, पिक्चर से आई थिंक आपको पता चल जाएगा, साइड में लगी है कि जो ये इंश्योर करता है, जो बताता है कि जिस भी प्रॉपर्टी की या व्यक्ति की इंश्योरेंस की गई है तो उसमें कोई ना कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट है अश्योर्ड का। ठीक है, तो उसे वही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डैश डिस्कवर्ड बाय जैकब बर्नॉल्स अराउंड 1700 फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मॉडर्न इंश्योरेंस। आपको बताना है उस लॉ का नाम जो कि जैकब बर्नॉल्स के द्वारा फाइंड आउट किया गया और जो मॉडर्न इंश्योरेंस अभी है ना उसका बेस बना, वो कौन सा लॉ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखो, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। ठीक है जी, किसने डिस्कवर किया था? जैकब बर्नॉल्स ने। ठीक है, तो लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉइज that if same property is insured with more than one insurance company then। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन कहता है कि अगर एक ही प्रॉपर्टी ना एक से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी से आपने उसकी इंश्योरेंस करवा ली तो कंपनसेशन जो है वो पे नहीं किया जाएगा। दूसरी ऑप्शन कह रही है कंपनसेशन इज पेड बाय ऑल इंश्योरर्स। तीसरी कह रही है कि कंपनसेशन इज पेड इन फुल बाय ऑल इंश्योरर्स, मतलब पूरा पूरा दे दिया जाएगा। और लास्ट ऑप्शन कह रही है कि कंपनसेशन पेड बाय ऑल इंश्योरर्स टुगेदर बट कैन नॉट एक्सीड द एक्चुअल लॉस सफर्ड। मतलब कंपनसेशन सारे इंश्योरर्स दे देंगे पर जो कंपनसेशन दिया जाएगा ना वो एक्चुअल लॉस से ज्यादा नहीं होगा। और यही इसका सही आंसर है। और आपको याद रखना है कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है ना ये भी नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए ही है, पर लाइफ के लिए नहीं है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है उसने अपनी लाइफ की कई सारी पॉलिसीज करवाई हुई है, मतलब 3-4 पॉलिसीज करवाई हैं और उसको कुछ हो जाता है ना, तो कंपनसेशन सारी कंपनीज देंगी। पर अगर नॉन लाइफ इंश्योरेंस की अगर आप ऐसे करवाओगे ना अलग अलग से तब आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितना की एक्चुअल नुकसान हुआ है। मॉरल हजार्ड मीन्स, आपको बताना है कि मॉरल हजार्ड का मतलब क्या होता है। देखो भाई मॉरल हजार्ड का मतलब होता है डिसऑनेस्टी, मतलब हम क्या कहेंगे इसे, बेईमानी। और करेक्टर डिफेक्ट या फिर चरित्र में कोई डिफेक्ट है, करेक्टर डिफेक्ट है मतलब सही नहीं है बंदा वो इन एन इंडिविजुअल, मतलब अगर कोई व्यक्ति डिसऑनेस्ट है या उसके करेक्टर में कोई प्रॉब्लम है तो उसे मॉरल हजार्ड कहेंगे। विच ऑफ द बिलो कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड अंडर रिस्क। आपको बताना है कि नीचे जो ऑप्शन दी गई है ना इसमें रिस्क किसको आप नहीं मानेंगे। देखो डाइंग टू यंग, अगर कोई व्यक्ति बहुत जल्दी मतलब यंग एज में उसकी डेथ हो रही है ना तो वो तो रिस्क है। उसके बाद डाइंग टू अर्ली, बहुत जल्दी मर जा रहा है, वो भी रिस्क है। नेचुरल वियर एंड टीयर, नेचुरल वियर एंड टीयर का मतलब होता है कि ना टाइम के साथ ये नेचुरली कोई चीज अगर पुरानी हो रही है। ठीक है, और लिविंग विद द डिसेबिलिटी, और अगर कोई व्यक्ति अपना जीवन काट रहा है, डिसेबल है, अपंगता के साथ काट रहा है, तो वो भी रिस्क ही है ना, काम नहीं कर पाएगा, अपने लिए आजीविका कमाना उसके लिए मुश्किल होएगा। तो अब यहाँ पर रिस्क किसको नहीं माना जाएगा? वो नहीं माना जाएगा नेचुरल वियर एंड टीयर को, क्योंकि देखो एज के साथ हम बूढ़े हो जाते हैं तो वो कोई रिस्क नहीं है, वो एक नेचुरल फिनोमेना है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा।
विच ऑफ द बिलो एक्शन शो केसेस द प्रिंसिपल ऑफ अब्रीमा फाइट्स। आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शन दी गई है ना, इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि अब्रीमा फाइट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब्रीमा फाइट्स हमने पढ़ा था ऑटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है। तो ऑप्शंस है lying about known medical conditions on the insurance proposal form। तो इसमें है कि आपने इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म होता है ना, जो जब हम इंश्योरेंस करते हैं तो प्रपोजल फॉर्म भरना पड़ता है। तो प्रपोजल फॉर्म पे ना हमने अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में झूठ बता दिया। नॉट रिवीलिंग नोन मटेरियल फैक्ट्स ऑन द इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म, जो जरूरी जानकारियां थी ना उनको रिवील नहीं किया, मतलब उनको डिस्क्लोज नहीं किया हमने प्रपोजल फॉर्म पे। ऑप्शन सी कह रही है डिस्क्लोज नॉन मटेरियल फैक्ट्स ऑन इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म, मतलब इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म पे हमने जो जरूरी जानकारी थी, मटेरियल फैक्ट्स का मतलब होता है जो जरूरी जानकारियां उनकी जानकारी थी उनको डिस्क्लोज किया। एंड पेइंग प्रीमियम ऑन द टाइम। अब देखो कि अब्रीमा फाइड को जो सेंटेंस या जो ऑप्शन सही से रिप्रेजेंट कर रही है ना, वो ऑप्शन सी है, डिस्क्लोजिंग नॉन मटेरियल फैक्ट्स ऑन द इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म। When is the best time to start financial planning? देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो देखो फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करने का ना सबसे अच्छा समय होता है जैसे ही हमारी पहली सैलरी आए, वो तभी से हमें फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी शुरू कर देनी चाहिए, एज सुन एज वन गेट्स हिज फर्स्ट सैलरी। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग। देखिए जब इनकम टैक्स प्लान किया जाता है ना, तो उसमें से तो उस समय इनमें से कौन सी सही ऑप्शन नहीं है जो कि इनकम टैक्स प्लान करते हुए हमें नहीं करना है, ऐसा ढूंढना है आपने, ठीक है। मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट, चलो ये तो हम देखते ही हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि हमें टैक्स बेनिफिट मिले। रिड्यूस टैक्स बर्डन एज अ रिजल्ट ऑफ प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट, टैक्स बर्डन को कम करें तक इन्वेस्टमेंट वगैरह करके, ठीक है। ऑप्शन सी कह रही है टैक्स इवेशन, मतलब टैक्स की चोरी करें। और फुल एडवांटेज ऑफ टैक्स ब्रेक्स, मतलब जहां टैक्स ब्रेक्स वगैरह है उनकी पूरी जो है फायदा ले। तो देखो भाई टैक्स प्लानिंग के टाइम पे क्या नहीं करना है, टैक्स इवेशन यानी कि कर की चोरी नहीं करनी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा अब आपने ना ये तीन प्रोडक्ट्स जो हैं और जो तीन ये बातें मैं आपको बताऊंगी ना, ये ध्यान रखनी है। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इनमें कोई ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज वगैरह चेंज होगी। देखो वेल्थ अक्यूमुलेशन प्रोडक्ट्स, वेल्थ अक्यूमुलेशन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जिससे कि हम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। अक्यूमुलेट क्या होता है, इकट्ठा करना, तो वो होते हैं शेयर्स, ठीक है। उसके बाद है कॉन्टिंजेंसी प्रोडक्ट। कॉन्टिंजेंसी का मतलब क्या होता है, आकस्मिकता, अचानक जो मुसीबत आ जाए उसे क्या कहेंगे, कॉन्टिंजेंसी प्रोडक्ट। और अचानक मुसीबत आएगी तो कौन सुरक्षा देगा, इंश्योरेंस। उसके बाद है ट्रांजैक्शन प्रोडक्ट्स। ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट कौन से होते हैं, लेन देन वाले, और वो कौन से होते हैं, बैंक डिपॉजिट्स, ठीक है। तो ये तीनों आपने याद रखने हैं। वेल्थ अक्यूमुलेशन है शेयर्स, कॉन्टिंजेंसी है इंश्योरेंस, और ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट्स हैं बैंक डिपॉजिट्स। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वेल्थ अक्यूमुलेशन प्रोडक्ट। अब आपको पता है वेल्थ अक्यूमुलेशन प्रोडक्ट कौन सा होता है, शेयर्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और भी जानकारी आपको दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो है वो कौन सा होता है, कॉन्टिंजेंट या कॉन्टिंजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपका सर्व क्वेल। अब ये जो सर्व क्वेल है ना, वैसे ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, सर्विस क्वालिटी का, ठीक है। सर्विस क्वालिटी को सर्व क्वेल भी कहा जाता है। अब यहाँ पे बताना है क्या चीज है ये। तो देखो भाई सर्विस क्वालिटी है तो ऑप्शन ए ही नजर आ रही है कि मॉडल टू मेजर द सर्विस क्वालिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस क्वालिटी को देखना, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, वो कैसी सर्विस दे रही है, कितनी अच्छी सर्विस दे रही है, उसे सर्व क्वेल कहा जाता है। इंश्योरेंस प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट। अब देखो इंश्योरेंस जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है ना, प्रदान करती है, वो किस चीज के अगेंस्ट करती है, रिस्क के, लॉसेस के, या फिर दोनों के, या फिर किसी के भी नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रिस्क और लॉसेस दोनों में ही ये हमें सुरक्षा प्रदान करती है। कौन, इंश्योरेंस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डैश इज पार्टी हु अग्रीज टू कंपनसेट द अदर पर्सन अगेंस्ट पॉसिबल लॉसेस। आपको बताना है कि उस पार्टी को आप क्या कहोगे जो कि दूसरे व्यक्ति को मतलब कंपनसेशन देगी जब लॉस हुआ है, मतलब जो कंपनसेशन देने के लिए अग्री होगी, वो इंश्योर्ड होगा, इंश्योरर होगा, अश्योर्ड होगा, या कोई भी नहीं होगा।
तो देखो भाई, जो पार्टी कंपनसेशन देने के लिए अग्री होएगी वो तो इंश्योरर ही होएगी ना, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। द पार्टी हु गेट्स हिज लाइफ और प्रॉपर्टी इंश्योर्ड अगेंस्ट रिस्क। अब उस पार्टी को आप क्या कहेंगे, जो अपनी प्रॉपर्टी या अपनी लाइफ की इंश्योरेंस करवा रहा है रिस्क के अगेंस्ट, तो उसे हम कहेंगे इंश्योर्ड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंश्योरर अग्रीज टू कंपनसेट द इंश्योर्ड इन कंसिडरेशन ऑफ सम ऑफ मनी विच इज कॉल्ड एज डैश। अब देखो, जो इंश्योरर है ना, यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो इंश्योर्ड को कंपनसेशन देने के लिए तैयार होता है, पर बदले में वो क्या लेता है ना, वो कुछ पैसा लेता है ना, तो उस पैसे को हम क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। थिंग्स और प्रॉपर्टी इंश्योर्ड इज कॉल्ड डैश ऑफ द इंश्योरेंस। जो भी चीजें या प्रॉपर्टी जिनकी इंश्योरेंस की जाती है ना, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट मैटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डैश वॉज द फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। आपको बताना है पहली जो भारत की भारतीय, अब यहाँ पे ध्यान रखना है, भारत की पहली भारतीय इंश्योरेंस कंपनी, तो वो है बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड। 1870 में इसकी स्थापना की गई थी। डैश कंपनी वॉज द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी टू बी सेट इन इंडिया टू हेल्प द विडोज ऑफ यूरोपियन कम्युनिटी। हाँ जी, तो अब ना क्या हुआ कि जब अंग्रेजों का राज था हमारे देश पे, तो ना उन्होंने ना एक पहली भारत की जो बेसिकली पहली इंश्योरेंस कंपनी थी, पर वो भारतीय नहीं थी, ठीक है। और उसको खोला भी इसीलिए गया था ताकि जो यूरोपियन कम्युनिटी हमारे देश में थी, अंग्रेज हमारे देश में थे, उनकी जो विडोज थी ना, उनकी विधवाएं, उनको हेल्प करने के लिए। मतलब भारतीयों को उसका कोई फायदा नहीं था इस कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी का। ये सिर्फ उन्हीं की विधवाओं को, मतलब अंग्रेजों की विधवाओं को ही हेल्प करने के लिए खोली गई थी। तो इस कंपनी का नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और 1818 में ये खोली गई थी। जो भारत की पहली थी ना, वो तो अभी हमने की है ना, वो 1870 में की गई थी, जो पिछले क्वेश्चन में हमने की है, ठीक है। ये भारतीय कंपनी नहीं थी, यूरोपियन ही कंपनी थी। क्या नाम था इसका, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और 1818 में इसकी स्थापना की गई थी। When did appointment of insurance agent regulation come into force? तो देखो, जो इंश्योरेंस एजेंट रेगुलेशंस के हिसाब से जो अपॉइंटमेंट की जाती है ना इंश्योरेंस एजेंट की, तो वो किस रूल के अंडर आया, मतलब कब आया ये जो हम कह सकते हैं रेगुलेशंस, ठीक है। तो ये आए हैं जी 1 अप्रैल 2016 में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु इज कॉम्पोजिट इंश्योरेंस एजेंट। आपको बताना है कि कॉम्पोजिट इंश्योरेंस एजेंट कौन सा होता है। तो भाई, कॉम्पोजिट इंश्योरेंस एजेंट ना ऐसा इंश्योरेंस एजेंट है जिसके पास एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का लाइसेंस है, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का भी है, एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का भी है, एंड वन ईच ऑफ मोनो लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरर, ठीक है। तो मतलब क्या है कि एक ऐसा एजेंट जिस जो कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस भी कर देगा, आपकी जनरल इंश्योरेंस भी कर देगा, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी कर देगा, क्योंकि उसके पास एक एक कंपनी सभी की है, ठीक है। मतलब सभी का लाइसेंस है एक एक प्रकार का। तो ऐसे मतलब एजेंट को ना हम क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट इंश्योरेंस एजेंट कहते हैं। हु इज ऑथराइज टू मेक अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एज इंश्योरेंस एजेंट। तो बताओ कि किसके पास ये अथॉरिटी है कि एक इंडिविजुअल को एक इंश्योरेंस एजेंट की तरह वो अपॉइंट कर सकता है। इंश्योरेंस कंपनी, या फिर IRDAI, या फिर डेजिग्नेटेड ऑफिशियल, या फिर अपीलेट ऑफिसर। तो भाई, ये जो है अथॉरिटी होती है डेजिग्नेटेड ऑफिशियल की, इंश्योरेंस कंपनी का ही डेजिग्नेटेड कोई ऑफिसर होगा, जो कि जिसके पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी व्यक्ति को इंश्योरेंस एजेंट अपॉइंट कर सकता है पूरे प्रोसेस के साथ, ठीक है। If an insurer is carrying on a particular specialized line of business, such as agriculture insurance, export credit guarantee business, तो उसे आप क्या कहेंगे, ठीक है। मतलब अगर कोई इंश्योरर जो है ना, वो पर्टिकुलर तरह की इंश्योरेंस करता है, मतलब वो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस करता है, या फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी बिजनेस इंश्योरेंस करता है, तो उसे आप क्या कहेंगे। उसे देखो, आप कहोगे मोनोलाइन इंश्योरर, ठीक है। उसे ना हम लाइफ इंश्योरर कहेंगे, ना जनरल इंश्योरर कहेंगे, ना ही नॉन लाइफ इंश्योरर कहेंगे, उसे कहेंगे मोनो लाइन इंश्योरर, मतलब स्पेशल तरह की इंश्योरेंस है।
Applicant seeking appointment as life insurance agent shall submit an application in which form. अब कोई एप्लीकेंट है, कोई व्यक्ति है, वो ना लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहता है, तो वो अपनी एप्लीकेशन जिस फॉर्म पे सबमिट करता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? अब आपने भी अप्लाई तो किया है, पर आपको पता नहीं है कि उस वो कौन सा फॉर्म है जिस पर आपकी एप्लीकेशन गई है। तो भाई वो फॉर्म जो होता है ना, वो 1A फॉर्म होता है, जिसके थ्रू हम लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के लिए अप्लाई करते हैं। एप्लीकेंट सीकिंग अपॉइंटमेंट एज कॉम्पोजिट इंश्योरेंस एजेंट, और अगर वही व्यक्ति या कोई और व्यक्ति कॉम्पोजिट इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहे ना, तो फिर उसे अप्लाई करना पड़ता है फॉर्म 1B पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट ट्रीटेड एज अ लॉन्ग टर्म गोल। अब इनमें से बताओ कि एक लॉन्ग टर्म गोल आप किसे कहेंगे? एक एलसीडी खरीदने को, एक घर खरीदने को, अब्रॉड में वेकेशन को, या फिर पोस्ट रिटायरमेंट प्रोविजन को। पोस्ट रिटायरमेंट प्रोविजन का मतलब है कि हमने अपनी रिटायरमेंट प्लान कर ली है कि भाई रिटायरमेंट के बाद हमारा जो क्या हिसाब किताब बनेगा, कैसे हमारा खर्चा पानी चलेगा, ठीक है। तो भाई इसमें से ना सबसे बढ़िया जो लॉन्ग टर्म गोल है, जो एक समझदारी वाला है, सबसे पहले जरूरी है, वो क्या है? पोस्ट रिटायरमेंट प्रोविजन। सेविंग कैन बी कंसीडर्ड एज कॉम्पोजिट ऑफ टू डिसीजंस। अब जो सेविंग करते हैं ना हम, तो दो ऐसे कोई काम किए जाएं जिनसे कि प्रॉपर हमारी सेविंग हो जाए, दो ऐसी बातें जिनके थ्रू हम सेविंग कर सकते हो, वो कौन सी होंगी? तो इसमें ना आपने डायरेक्ट याद रखना है, इस तरह क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। इसमें है पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, यानी कि देखो अगर हमने ना कुछ खरीदना है तो उसको पोस्टपोन कर दो, ठीक है। जैसे मान लो कि आपकी LIC की किस्त जानी है, या फिर कोई आपने RD भरी हुई है, आपको उसकी किस्त भरनी है, ठीक है। और आपको उस समय लग रहा है कि मैं एक मोबाइल फोन ही खरीद लेता हूँ, तो भाई जो समझदारी है वो तो कहती है कि अपनी जो कंजम्पशन है उसको कर दो आप पोस्टपोन, मतलब कोई बात नहीं, अगले महीने देख लेंगे मोबाइल खरीदने का। एंड पार्टिंग विद द लिक्विडिटी, और पार्टिंग विद द लिक्विडिटी का मतलब है कि जैसी सिचुएशन है उसके साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर लोगे तो सेविंग कर लोगे, नहीं तो कोई सेविंग नहीं होएगी। अच्छा, अब आपने ना थोड़ी सी ये यहाँ पर मैंने कुछ कंसेप्ट बताए हैं आपको, वो याद रखने हैं। जो हम इंश्योरेंस बेचते हैं या लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं ना, उसमें ना ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। ट्रेडिशनल का मतलब है कि जो पुराने समय से पारंपरिक रूप से चलते आ रहे हैं। तो ये ना वैसे तो तरह तरह के हैं, पर बेसिकली मोटे तौर पे ये चार हैं। एक तो है टर्म लाइफ, ठीक है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस ऐसी इंश्योरेंस होती है भाई, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डेथ बेनिफिट मिलता है, यानी कि टर्म के दौरान अगर व्यक्ति मर गया तो उसके परिवार को, नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। पर अगर उसको कुछ नहीं हुआ, पूरी टर्म कंप्लीट हो गई, तो फिर उसे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। उसको कहते हैं हम टर्म प्लान। फिर है अगला है होल लाइफ। अब होल लाइफ प्लान जो ऐसे होते हैं ना, जो पूरा जीवन यानी कि 100 साल की उम्र तक चलते हैं, इनमें डेथ बेनिफिट भी होता है और सर्वाइवल बेनिफिट भी होता है। इसका मतलब है कि अगर टर्म के दौरान व्यक्ति मर गया तो उसके नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा, अगर वो नहीं मरा तो उसको मेच्योरिटी तो मिलेगी ही मिलेगी, यानी कि डेथ बेनिफिट भी मिलता है इस प्लान में, सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है। उसके बाद आ जाते हैं एंडोमेंट प्लान्स। एंडोमेंट प्लान्स ऐसे प्लान्स होते हैं जिनमें दोनों बेनिफिट है, डेथ बेनिफिट भी है, सर्वाइवल बेनिफिट भी है, और इनमें ना मनी बैक भी मिलता है, यानी कि 5-5 साल बाद या अलग तरह का कोई प्लान हो तो मतलब कुछ कुछ समय बाद जो है पैसा भी मिलता है, मनी बैक भी मिलता है, ठीक है। और चौथे जो तरह के है ना, ये है एन्युटी। एन्युटी प्लान्स जो है ना, ये पेंशन प्लान्स जो होते हैं ना, जिसमें कुछ समय हम पैसा देते रहते हैं, जैसे 10-15 साल पैसा दे दिया, उसके बाद हमें लाइफ लॉन्ग एन्युटी यानी कि पेंशन शुरू हो जाती है, तो ये एन्युटी प्रोडक्ट्स या एन्युटी प्लान इसे हम कहते हैं। अच्छा, फिर हमारे जो नॉन ट्रेडिशनल, पिछले हमने किए ट्रेडिशनल प्लान्स, नॉन ट्रेडिशनल प्लान्स जो है ना, ये सारे जो है ना यूएसए से शुरू हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना मोटे तौर पर ये देख लो कि ये है यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस, देन वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस, और तीसरा है यूलिप। यूलिप का मतलब है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये सारे कौन से हैं? नॉन ट्रेडिशनल। इन प्लान्स में अगर हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो ये जो पैसा है ये मार्केट में लगाया जाता है, पर ये शेयर्स से डिफरेंट है, क्योंकि शेयर पे अगर हम पैसा लगाएं तो वहां पे हमें इंश्योरेंस नहीं मिलती है, पर इनमें इंश्योरेंस जो है ना वो गारंटीड होती है। यानी कि अगर आपने यूनिवर्सल लाइफ या फिर वेरिएबल लाइफ या फिर यूलिप प्लान अगर खरीदा, तो आपका पैसा जल्दी ग्रो करने का भी चांस है,
में भी ग्रो ना भी करे, है ना, क्योंकि मार्केट में लगाया है, और साथ ही साथ इंश्योरेंस तो मिलेगी ही मिलेगी। तो ये आ जाते हैं कौन से, नॉन ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान्स। चलो अब इनसे रिलेटेड करेंगे क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन आ गया जी पहला, विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड इंश्योरेंस प्लान हैज लीस्ट और नो अमाउंट ऑफ सेविंग एलिमेंट। अब देखो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा प्लान है जिसमें या तो सेविंग बहुत कम है या फिर है ही नहीं। ठीक है, तो भाई ऐसा जो प्लान है ना, हमने अभी बात की, वो टर्म इंश्योरेंस प्लान है, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि इसमें सिर्फ डेथ बेनिफिट है, मेच्योरिटी या फिर सर्वाइवल बेनिफिट नहीं है। मतलब अगर व्यक्ति जीवित रहा टर्म कंप्लीट होने के बाद भी, तो उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा, पर अगर टर्म के दौरान ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को डेथ बेनिफिट जो है वो मिल जाता है। यानी कि इसमें कोई सेविंग नहीं है, ठीक है, ना ही कोई मेच्योरिटी बेनिफिट है, सिर्फ और सिर्फ डेथ बेनिफिट है। ठीक है जी, तो ये टर्म इंश्योरेंस प्लान है, और साथ ही साथ ये सस्ते भी होते हैं बाकी प्लान्स के कंपैरेटिवली। प्रीमियम पेड फॉर होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान इज डैश देन प्रीमियम पेड फॉर टर्म इंश्योरेंस प्लान। अब देखो कि जो होल लाइफ है जिसमें कि डेथ बेनिफिट और सर्वाइवल बेनिफिट दोनों है, तो देखो भाई जिसमें दो चीजें मिल रही हैं तो वो तो महंगा ही होएगा ना, है ना। और टर्म इंश्योरेंस में तो सिर्फ एक ही चीज मिलती है, क्या, डेथ बेनिफिट। तो अगर हम होल लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करेंगे तो वो क्या होगा, वो हायर होगा एज कंपेयर टू टर्म इंश्योरेंस प्लान। एट व्हाट स्टेज बोनस बिकम गारंटेड। आपको बताना है कि जो बोनस मिलता है ना हमें, वो कौन सी स्टेज पर गारंटीड हो जाता है। मतलब जब हम पॉलिसी करवाते हैं ना अपनी, तो हर साल एक तो बोनस ऐड होता रहता है, और कुछ ऐसे बोनस हैं जो कि कुछ समय के बाद हमें मिलते हैं, है ना। तो अब इन्होंने पूछा है कि किस स्टेज पर बोनस हमें गारंटीड हो जाता है। तो अब इन्होंने कहा है ऑप्शंस में, वंस अनाउंस्ड, मतलब अगर कंपनी ने अनाउंस कर दिया ना कि इतना मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। दूसरा है डिलीवर्ड इनटू अकाउंट, जब अकाउंट में आ गया। फिस्कल क्लोजिंग, या फिर एट वैल्यूएशन डेट। तो भाई बोनस गारंटेड हो जाता है जब उसकी अनाउंसमेंट होगी, जब कंपनी ने बोल दिया ना कि ये मिलेगा ही, तो फिर वो मिलेगा ही मिलेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फॉर मीटिंग मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ वंस डॉटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट सूट्स द बेस्ट। अगर किसी व्यक्ति को अपनी डॉटर की शादी के खर्चे के लिए सोच रहा है वो, तो किस प्रकार का इंश्योरेंस प्रोडक्ट उसके लिए सुटेबल होगा। टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट इंश्योरेंस, होल लाइफ, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखो भाई, टर्म इंश्योरेंस तो सिर्फ क्या देता है, डेथ बेनिफिट, है ना। तो ना तो टर्म इंश्योरेंस आएगा, ना ही ऑल ऑफ अबव आएगा, बचे कौन से, बी और सी। तो एंडोमेंट देख लो या फिर होल लाइफ देख लो। तो अगर बेटी की शादी के खर्चों के लिए सोच के उसने 10-15 साल पहले इंश्योरेंस करवाई है, तो वो हो गई एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान, क्योंकि इनमें मनी बैक का बेनिफिट भी मिलता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान। आपको बताना है कि एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान का एग्जाम्पल क्या है। तो भाई एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना, वो मनी बैक है। इसमें क्या है, डेथ बेनिफिट भी है, सर्वाइवल बेनिफिट भी है, और मनी बैक भी मिलता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। A payment made under money back policy upon reaching the milestone will be classified under which type of claim। अब देखो कि जो मनी बैक पॉलिसी होती है, इसमें क्या है कि कुछ कुछ समय के बाद हमें पैसा मिलता रहता है ना, तो अब उस पैसे को क्या कहते हैं। तो ना आपको ये अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर लो इस क्वेश्चन को, कि उसे कहते हैं पीरियोडिकल सर्वाइवल क्लेम। अब इसको आप याद कैसे रखोगे, इसको पीरियोडिकल सर्वाइवल बेनिफिट भी कह देते हैं, क्लेम भी कह देते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिकल का मतलब क्या होता है, इक्वल पीरियड के बाद। और सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, अगर जीवित रहे तब। और बेनिफिट तो बेनिफिट ही हो गया। तो देखो मनी बैक पॉलिसी में जो इक्वल पीरियड के बाद पैसा मिलेगा, उसे हम क्या कहेंगे, पीरियोडिकल सर्वाइवल बेनिफिट। क्योंकि देखो इक्वल पीरियड के बाद मिल रहा है, और जीवित है तभी तो मिल रहा है ना। अगर मर गए तब तो डेथ क्लेम देके वो काम खत्म कर देंगे, ठीक है जी। तो उसे हम क्या कहेंगे, पीरियोडिकल सर्वाइवल बेनिफिट, या फिर क्लेम भी लिखा हो सकता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब यही क्वेश्चन उल्टे वे में भी पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि पीरियोडिकल सर्वाइवल बेनिफिट किस प्रकार के प्लान में मिलता है। तो आपने बता देना है किसमें मिलता है, मनी बैक पॉलिसी में मिलता है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आ गया,
अंडर विच टाइप ऑफ पॉलिसी क्लेम पेमेंट इज मेड इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक पेमेंट। अब देखो आपको समझ आ गया ना कि पीरियोडिक पेमेंट के रूप में पैसा मिल रहा है, क्लेम मिल रहा है या बेनिफिट मिल रहा है, किस तरह की पॉलिसी में? मनी बैक पॉलिसी में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान। आपको बताना है कि अगर हम एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान की बात करें तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? भाई एंडोमेंट में क्या होता है, इसमें डेथ बेनिफिट भी होता है और सर्वाइवल बेनिफिट भी होता है ना? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बस टर्म इंश्योरेंस जो है ना उसमें सिर्फ डेथ बेनिफिट होएगा, उसमें सर्वाइवल बेनिफिट नहीं होगा। पर एंडोमेंट है तो उसमें डेथ बेनिफिट भी है, सर्वाइवल भी है, यानी कि जिएंगे तब भी पैसा मिलेगा, मर गए तब भी मिलेगा। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू डिक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस। अगर हम डिक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस की बात करें तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो भाई डिक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस की बात करेंगे ना तो इसमें है कि भी प्रीमियम अमाउंट डिक्रीज विद द टर्म ऑफ कवरेज। तो देखो जो टर्म एश्योरेंस, डिक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस है ना उसमें जो प्रीमियम का अमाउंट है ना वो कम नहीं होता, वो सेम रहता है जितनी पूरी टर्म है उसके दौरान। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ना ये कह रही है कि वो कम हो जाता है, पर ऐसा नहीं है, सेम रहेगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट एडवाइस टू परचेज द टर्म प्लान। अब देखो कि आप किसको एडवाइस करोगे टर्म प्लान खरीदने के लिए। वैसे तो आप किसी को भी कर सकते हो जो ये लेना चाहे, पर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप ये बता सकते हो क्योंकि देखो ना टर्म इंश्योरेंस प्लान जो है ना वो सस्ता होता है एज कम्पेयर टू अदर प्लान, क्योंकि इसमें एक ही बेनिफिट मिलता है। तो ऐसे लोग जिनका बजट कम है पर वो इंश्योरेंस अपने लिए खरीदना चाह रहे हैं ना, तो ऐसे लोगों को आप एडवाइस कर सकते हैं कि आप टर्म प्लान अपने लिए खरीद लो। तो ऑप्शन सी कह रहा है कि इंडिविजुअल हु नीड्स द इंश्योरेंस बट हैज अ लो बजट, तो उन्हें आप टर्म इंश्योरेंस के बारे में एडवाइस कर सकते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। आपको बताना है कि जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है ना उसका प्राइमरी पर्पस क्या है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने पता क्या करना है, पहले तो ना सारी ऑप्शंस को ना ढंग से पढ़ना है। पहली ऑप्शन क्या है? टैक्स रिबेट। अब देखो लाइफ इंश्योरेंस में टैक्स रिबेट तो मिलता ही है। उसके बाद है सेफ इन्वेस्टमेंट, तो सेफ इन्वेस्टमेंट भी है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोडक्टिव एबिलिटी। अब ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है ना उसकी प्रोडक्टिव एबिलिटी का मतलब कि वो कमाने की क्षमता, ठीक है, वो नहीं रही, मतलब नहीं कमा पा रहा है। अब वो चाहे बुढ़ापा भी हो सकता है या कोई और कारण भी हो सकता है, उसकी मृत्यु भी हो गई, तो कमाई तो नहीं ना आ रही है, पहले तो वो कमा रहा था, ठीक है, तो उससे प्रोटेक्शन देगी। और ऑप्शन डी कह रही है वेल्थ अक्यूमुलेशन, मतलब पैसा इकट्ठा हो जाता है। अब देखो कि अगर हम ना चारों ऑप्शंस को देखें तो सारी सही हैं, पर यहाँ पर उन्होंने कहा है कि प्राइमरी पर्पस क्या है लाइफ इंश्योरेंस का। तो भाई प्राइमरी पर्पस जो है ना वो ये है कि अगर व्यक्ति कमाने लायक नहीं रहा तो ऐसी सिचुएशन में जो हमें सुरक्षा प्रदान करेगी उस वो है इसका प्राइमरी पर्पस। तो इसलिए ऑप्शन सी आया इसका राइट आंसर। अब यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं जिसमें आपको ना दो तरह के इंश्योरेंस बताए गए हैं। एक तो है नॉन पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस और एक है पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस। जो नॉन पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस होती है ना इसमें जो मेच्योरिटी बेनिफिट है या आप कह सकते हो कि जो बोनस वगैरह मिल रहे हैं ना वो पहले ही गारंटेड जो है एडवांस में ही डिक्लेयर कर दिए जाते हैं और एंड में आपको मेच्योरिटी बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। और ये कंपनी को होने वाले फायदे या नुकसान में जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जबकि जो पार्टिसिपेटिंग प्लान्स होते हैं ना इनमें जो बोनस मिलता रहता है, ठीक है, और उन बोनस को जोड़ के एंड और बाकी सारी चीजों को जोड़ के फिर मेच्योरिटी मिलती है। मतलब इसमें जो बेनिफिट हमें मिलना है ना वो पहले अनाउंस नहीं किया जाता है। कंपनी की जो भी कंडीशंस हैं, उतार या चढ़ाव है, उन पर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इस तरह से दो प्लान्स हो गए, एक हो गए पार्टिसिपेटिंग और एक हो गए नॉन पार्टिसिपेटिंग। अच्छा अब यहाँ पे बताया गया है क्वेश्चन कि द टर्म पार। अब टर्म पार का मतलब क्या है? तो भाई टर्म पार का मतलब होता है पार्टिसिपेटिंग प्लान्स को ना पार प्लान्स भी कहते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है पार्टिसिपेटिंग प्लान्स जो हैं वो कौन से, यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख रहे हैं। इनमें क्या है, जो बेनिफिट मिलेगा हमें नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान्स में वो तो होगा कैसा, गारंटेड। पर जो पार्टिसिपेटिंग प्लान्स है उनमें जो हमें बेनिफिट मिलता है वो गारंटेड नहीं होता है, वो कंपनी को होने वाले नुकसान या फायदे पर ही निर्भर करता है।
नेक्स्ट आ गया जी क्वेश्चन, इन केस ऑफ नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कि जो नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज है ना, उनमें उनके लिए अगर हम बात करें तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। रिटर्न्स ऑफ द पॉलिसी इज डिस्क्लोज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द पॉलिसी इटसेल्फ, then returns of the policy is disclosed at the end of policy year, bonus is linked with the performance of the fund, and reversionary and terminal bonuses are declared। तो देखिए बात है यहाँ पर नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज की, ऐसी पॉलिसीज जो कि कंपनी को होने वाले फायदे या नुकसान में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, और उनको जो रिटर्न्स मिलते हैं उन्हें बिगनिंग में ही कंपनी के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाता है, डिस्क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है यह है राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट में करेक्ट है। ओनली पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज आर एंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ बोनस, मतलब जो पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज है ना उन्हीं को बोनस का बेनिफिट मिलता है। बोनस इज द रिटर्न ऑफ एडिशनल प्रीमियम पेड बाय पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है और दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। तो देखिए इसका राइट आंसर है कि जो पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज है ना उन्हीं को जो बोनस है, मतलब कंपनी को जो फायदा होगा या नुकसान होगा उसके हिसाब से बोनस जो है का बेनिफिट मिलेगा किसे, पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज को। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। आपको बताना है नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कौन सा है। देखो भाई अब इसमें से टर्म इंश्योरेंस तो ट्रेडिशनल है, देन एंडोमेंट इंश्योरेंस भी ट्रेडिशनल है, होल लाइफ भी ट्रेडिशनल है, पर जो यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस है ये नॉन ट्रेडिशनल प्लान है। ठीक है, तो राइट आंसर आ गया ऑप्शन बी। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट है वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस इज अ टेम्परेरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, फिर है वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस इज अ परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। नेक्स्ट है पॉलिसी हैज कैश वैल्यू अकाउंट, देन पॉलिसी प्रोवाइड्स मिनिमम डेथ बेनिफिट गारंटेड। तो देखो इसमें से ना जो गलत स्टेटमेंट है ना वो सिर्फ फर्स्ट वाली है, क्योंकि अब देखो हमने जैसे बात की कि वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस कौन से प्लान्स है, ये नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, और ये टेम्परेरी नहीं होते, ये कैसे प्लान्स होते हैं, परमानेंट होते हैं। कैश वैल्यू अकाउंट होता है, मतलब कैश वैल्यू मिलेगी हमें, कुछ ना कुछ हमारा पैसा जुड़ता है इसमें। ठीक है, और मिनिमम डेथ बेनिफिट ये गारंटेड करते हैं, मतलब अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसके नॉमिनी को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। वेयर वॉज यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड। आपको बताना है कि यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसी जो है वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई। जैसे मैंने आपको बताया अमेरिका में या यूएसए आप कह सकते हैं, वहां पे यूएसए में ये इंट्रोड्यूस हुई है सबसे पहली बार। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। अब देखो ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जो हमने शुरू में बात की, टर्म इंश्योरेंस हो गया, एंडोमेंट हो गए, मनी बैक हो गए, है ना, वो सारे ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। उनकी यहाँ पे कमी पूछी गई है। तो देखो कमी पता है इसमें क्या है कि जो रेट ऑफ रिटर्न है ना वो इतने मतलब नॉट इजी टू असर्टन, यानी कि असर्टेनिटी है उनमें, तो ये कह सकते हैं, बाकी सारे तो उसके फायदे ही फायदे हैं। Who among the following is most likely to buy variable life insurance। अब आपको बताना है कि वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस कौन खरीदने में इंटरेस्टेड होगा या कौन इंटरेस्ट दिखाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस कौन सी होती है, वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस होते हैं नॉन ट्रेडिशनल प्लान्स। तो भाई इनमें क्या होता है कि जो पैसा है वो कहाँ पे लगाया जाता है, मार्केट में। तो इसलिए ऐसे लोग जो नॉलेजेबल है, मतलब जिनको जानकारी है, ठीक है, इक्विटी के साथ कंफर्टेबल है, तो वो जो है वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस खरीदने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस एक्सेप्ट। अब इसमें ये पूछा गया है कि ना 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से 3 तो ऐसी ऑप्शंस हैं जो कि वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पर एक नहीं है, वो कौन सी है। ऑप्शंस है फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट, यानी कि इसमें प्रीमियम पेमेंट हम फ्लेक्सिबल वे में कर सकते हैं। दूसरा है कि कैश वैल्यू जो है वो गारंटेड नहीं है। तो भाई ये तो बात सही है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक है, क्योंकि ना इसमें कैश वैल्यू गारंटेड नहीं होती है। कैश वैल्यू गारंटेड जनरली कौन से प्लान्स में होती है, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान्स और ट्रेडिशनल प्लान्स में, क्योंकि इसमें तो पैसा ही मार्केट में लगेगा, मार्केट अप जा रही है डाउन जा रही है, तो कैश वैल्यू तो गारंटेड नहीं होगी। ठीक है ये बात।
पॉलिसी ओनर्स जो है ना वो सिलेक्ट कर सकता है कि मेरा पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, तो ये भी बात सही है। मिनिमम डेथ बेनिफिट इसमें गारंटेड है, ये भी बात सही है। तो गलत कौन सी हुई? फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट। फ्लेक्सिबल नहीं है प्रीमियम पेमेंट, फिक्स करनी पड़ती है। As per IRDAI norms, an insurance company can provide which of the below non-traditional saving life insurance product permitted in India? तो देखियो इसमें ये पूछा गया है कि ना जो IRDAI जो नॉर्म्स है उनके हिसाब से कौन से ऐसे नॉन ट्रेडिशनल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जो कि भारत में बेचे और खरीदे जा सकते हैं। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान और वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। तो भाई दोनों ही हैं, इसलिए ऑप्शन सी यानी कि बोथ जो है दोनों ही बेचे और खरीदे जा सकते हैं। ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर है। विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ यूलिप प्रीमियम? अब आपको चार ऑप्शंस दी गई हैं। यूलिप, यूलिप क्या होता है? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ठीक है। तो अब इसमें कई बार ना क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा कि हमें नहीं उसका पता चलेगा, है ना। तो आपने क्या करना है, ध्यान से चारों ऑप्शंस को पढ़ना है और फिर अकॉर्डिंगली आपको आंसर चुनना है। देखो अब यूलिप, पहले तो यूलिप प्लान दे दिया, अब उसका प्रीमियम, वो आपको बताना है कि यूलिप के प्रीमियम में कौन सी चीज इनमें से कनेक्टेड नहीं है। तो देखो भी पॉलिसी एलोकेशन चार्ज, तो पॉलिसी एलोकेशन चार्ज तो आएंगे ही, लगेंगे ही। पॉलिसी के लिए जो चार्जेस लगते हैं वो तो प्रीमियम में जुड़ेंगे ही। फिर आ गया इन्वेस्टमेंट रिस्क प्रीमियम, ये भी होगा। मोर्टेलिटी चार्जेस भी जुड़ेंगे। और सोशल सिक्योरिटी से किसी पॉलिसी के प्रीमियम का तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर है। हु बियर्स द इन्वेस्टमेंट रिस्क इन केस ऑफ यूलिप? आपको बताना है कि यूलिप के केस में इन्वेस्टमेंट रिस्क कौन बियर करेगा, मतलब यूलिप यूलिप में हमने पैसा लगाया है और जो रिस्क है वो कौन बर्दाश्त करेगा? इंश्योरर करेगा, इंश्योर्ड करेगा, स्टेट यानी कि सरकार करेगी, या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI करेगी। ठीक है, तो दे भाई जिसने पैसा लगाया है वही अब उसका रिस्क भी बियर करेगा ना। किसने लगाया? इंश्योर्ड ने लगाया। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। अब कई नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव बिहाइंड मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस? अब देखिए कि ना ये जो मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस है ना, ये ऐसे लोगों के लिए बनाई गई है स्पेशली जो होम लोन बोरो करते हैं, मतलब जिन्होंने अपना घर जो है ना वो लोन पे अगर लिया है, तो उन लोगों के या उनके परिवार की सुरक्षा के लिए बनाई गई है मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस। यानी कि अगर जो व्यक्ति है जिसने होम लोन करवाया है और वो किस्तें भर रहा है उसकी, है ना, अब अगर उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई तो अभी लोन तो पूरा नहीं हुआ है। तो जो मॉर्टगेज इंश्योरेंस होती है ना, ये वो ऐसे केस में जो लोन की बकाया रकम है वो बैंक को दे देती है। तो जो होम लोन बोरोवर्स है ना उन्हें ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो आपको याद रखना है कि मॉर्टगेज शब्द का मतलब ये होता है गिरवी, क्योंकि जब तक हमारा घर बैंक के पास गिरवी रहता है ना, कब तक रहता है? जब तक वो होम लोन की किस्तें पूरी नहीं होती। जब किस्तें पूरी हो जाती है तब हम उसके मालिक बनते हैं। तो जो मॉर्टगेज इंश्योरेंस है ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देती है किससे? जिन्होंने होम लोन लिया हुआ है। तो ऑप्शन बी जो है ये आ जाएगा राइट आंसर। मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस, MRI शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं, इसको कौन सी कैटेगरी में कंसीडर किया गया है? तो देखिए ये ना एक प्रकार की डिक्रीजिंग टर्म लाइफ अश्योरेंस होती है। मतलब क्या है कि जैसे जैसे बैंक की किस्तें पूरी होती जाती है ना, तो डिक्रीज वे में इसका सम एश्योर्ड कम होता रहता है। ठीक है, तो इसको हम कौन सी कैटेगरी में कहेंगे? डिक्रीज टर्म लाइफ इंश्योरेंस अश्योरेंस की कैटेगरी में इसे रखा जाता है। प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट टू बोरोवर्स who pledge their property as collateral but living them in possession of the property is called as dash। अब देखिए आपको बताना है कि उस प्रोसेस को क्या कहेंगे जहां पर किसी व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी रख दी है किसी के पास और उसके बदले में कुछ पैसा वगैरह लिया है। तो मतलब इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो देखो इसको कहते हैं हिंदी में गिरवी और इंग्लिश में कहते हैं मॉर्टगेज। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। Sum assured under key man insurance policy is generally linked to which of the following? अब देखो कि जो ये जो की मैन इंश्योरेंस होती है ना, ये जनरली जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका जो मेन की पर्सन होएगा, मतलब मालिक कह लो आप या CEO कह लो, मतलब जिसके ना रहने पर मान लो कि कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो उस व्यक्ति की ना कंपनी इंश्योरेंस करवा देती है और उसे ना की मैन इंश्योरेंस कहते हैं। अब इन्होंने कहा है कि जो की मैन इंश्योरेंस है ना वो किससे लिंक करेगी? तो भाई की मैन इंश्योरेंस जो है ना ये बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी
पर डिपेंड करती है, मतलब जितना बिजनेस का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से की मैन इंश्योरेंस में सम अश्योर्ड की वैल्यू डिसाइड की जाती है, ठीक है जी। तो ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर है। Which of the below showcases below losses are covered under key man insurance? तो भाई की मैन इंश्योरेंस में क्या होता है कि ना, जैसे मान लो कि की पर्सन जो है जिसकी इंश्योरेंस हुई हुई थी, अब उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग होगी, तो उससे जो पैसा मिलेगा ना वो फिर कंपनी के हित के लिए ही लगाया जाएगा, ठीक है। ये नहीं है कि उसके परिवार को मिलेगा, वो कंपनी के को ही, मतलब उससे जो कंपनी को लॉस हो रहे थे उसी से उसकी रिकवरी की जाती है उस पैसे से, ठीक है। तब यहाँ पर पूछा है कि कौन से लॉसेस कवर होंगे, प्रॉपर्टी थेफ्ट, losses related to extended period when the key person is unable to work, general liability, या फिर losses caused due to error and omission। तो भाई जब वो की पर्सन काम कर नहीं कर पाया या करने लायक नहीं रहा, तब जो लॉसेस हुए हैं कंपनी को, तो वो इससे कवर किए जाते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। राजन पेज इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हिज एम्प्लॉयज। अब जो राजन है ना वो इंश्योरेंस का प्रीमियम देता है अपने एम्प्लॉयज के लिए। Which of the below insurance premium will not be treated deductible as compensation paid to employees? अब आपको बताना है कि ऐसी कौन सी इंश्योरेंस है जिसका में जो मतलब जो प्रीमियम दिया जा रहा है उसको एज कंपनसेशन एम्प्लॉयज के लिए नहीं दिया जा सकता। तो देखो भाई, हेल्थ इंश्योरेंस विद बेनिफिट्स पेएबल टू एम्प्लॉयज। अब हेल्थ इंश्योरेंस अगर एम्प्लॉयज के लिए की गई है तो उसका बेनिफिट तो एम्प्लॉयज को ही मिलेगा। और जो की मैन इंश्योरेंस होती है ना, ये तो की पर्सन की होती है, और इससे जो बेनिफिट मिलता है वो कंपनी के बेनिफिट के लिए मिलता है, ये नहीं कि उसको एम्प्लॉयज के कंपनसेशन के तौर पे यूज किया जाए, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दी गई है कि की मैन लाइफ इंश्योरेंस विद बेनिफिट्स पेएबल टू राजन। अब ये जो की मैन वाले है इसके बेनिफिट राजन को मिलेंगे, फिर राजन उसे किस में लगाएगा, कंपनी के बेटरमेंट में लगाएगा। तो यहाँ पर जो सही वाली ऑप्शन है ना वो है ऑप्शन टू। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पॉलिसी इज अफेक्टेड अंडर एमडब्ल्यूपी एक्ट इफ द पॉलिसी होल्डर डजंट अपॉइंट अ स्पेशल ट्रस्टी टू रिसीव एंड एडमिनिस्टर द बेनिफिट्स अंडर पॉलिसी, द सम सिक्योर्ड अंडर द पॉलिसी बिकम्स पेएबल टू डैश। अब देखो यहाँ पर ना शब्द आया भाई एमडब्ल्यूपी, ये होता है मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट, एमडब्ल्यूपी एक्ट है ये भारत सरकार ने बनाया हुआ है। इसमें क्या है कि अगर मान लो कि कोई व्यक्ति अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी करवाता है एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंडर, तो उसमें क्या है कि अगर उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है मान लो, ठीक है, और तो ये जो पैसा रहेगा ना एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंडर की गई पॉलिसी का, उसका जो बेनिफिट है ना वो सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी और बच्चों को ही मिलता है, ठीक है। और मान लो कि उसे कुछ नहीं हो रहा है और उसका मेच्योरिटी भी आती है, तब भी वो पैसा उसकी पत्नी और बच्चों के लिए ही होता है। और इसके लिए ना एक स्पेशल ट्रस्टी उसे अपॉइंट करना पड़ता है, ठीक है। और मान लो कि अगर उसने वो ट्रस्टी अपॉइंट नहीं किया तो सरकार खुद ही एक स्पेशल ऑफिशियल ट्रस्टी उसके लिए अपॉइंट कर देती है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि एक पॉलिसी जो है एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंडर अफेक्टेड है और पॉलिसी होल्डर ने ना स्पेशल ट्रस्टी अपॉइंट नहीं किया है, तो अब जो उसमें बेनिफिट्स मिलेंगे पॉलिसी में वो किसको पेएबल होंगे। तो भाई पेएबल होंगे वो किसे, ऑफिशियल ट्रस्टी को, और फिर वो ऑफिशियल ट्रस्टी के थ्रू जाएंगे उसकी वाइफ और बच्चों को। यहाँ पे ट्रस्टी कौन होता है, जो देखभाल करेगा उसका पैसे का, ठीक है ना। तो ऑफिशियल ट्रस्टी को जाएगा और उसके बाद वो जाएगा उसकी वाइफ और बच्चों को। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। महेश रैन अ बिजनेस ऑन बोरोड कैपिटल। अब यहाँ पर है एक महेश, अब ये अपना जो बिजनेस है ना ये बोरोड कैपिटल यानी कि उधार ली गई पैसे पर चलाता है। आफ्टर हिज सडन डिमाइस, अब उसकी हो गई अचानक मृत्यु, तो जितने भी क्रेडिटर्स हैं, मतलब जिससे उन्होंने उधार लिया हुआ था, वो अब उसके प्रॉपर्टी पे असेट्स पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे। अब आपको बताना है कि उसका ऐसा कौन सा असेट है जिस पर किसी का भी अधिकार नहीं हो सकता। अब उसका ऐसा असेट जो कि है उसकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और अगर वो ली गई है एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंडर, तो उसमें मिलने वाले जो बेनिफिट्स है ना उस पर सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी और उसके बच्चों का अधिकार होगा, उसका खुद का भी नहीं होगा अगर वो जीवित भी है तो, ठीक है। बाकी हर चीज पर क्रेडिटर्स जो है वो कब्जा कर सकते हैं, परंतु अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि
मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर ली गई है तो उस पर जो है अधिकार सिर्फ उसकी पत्नी और उसके बच्चों का ही होगा। विच ऑफ द बिलो ऑप्शन इज ट्रू रिगार्डिंग एमडब्ल्यूपी एक्ट केसेस। अब देखो आपने ना याद रखना है कि एमडब्ल्यूपी एक्ट में अगर पॉलिसी ली है तो चाहे तो मेच्योरिटी का पैसा आए, चाहे आए डेथ क्लेम का पैसा, जो पैसा है वो पहले जाएगा किसके फेवर में, ट्रस्टी के फेवर में, और उसके बाद ट्रस्टी से वो जाएगा उस व्यक्ति के पत्नी और उसके बच्चों के नाम पे। तो यहाँ पे ना सेकंड ऑप्शन है मेच्योरिटी क्लेम्स चेक्स आर पेड टू ट्रस्टी, तो ऑप्शन बी यानी कि सेकंड ट्रू है। तो ये ध्यान रखना है एमडब्ल्यूपी एक्ट का जो भी बेनिफिट है ना, किसी भी प्रकार का डेथ क्लेम हो, मेच्योरिटी क्लेम हो, वो पेबल होता है ट्रस्टी को, और ट्रस्टी के थ्रू फिर वो पहुंचता है वाइफ और बच्चों तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही, यहाँ पर डेथ क्लेम का पूछ लिया है, तो डेथ क्लेम का भी जो चेक है वो किसके फेवर में जाएगा, ट्रस्टी के में, और उसके बाद जाएगा सही जगह पर जहां पर उसकी सही जगह है वो आपको पता है। अब व्हाट डज पॉलिसी लैप्स मीन्स। अब देखो पॉलिसी का लैप्स होना, पॉलिसी लैप्स का मतलब क्या है, पॉलिसी होल्डर ने पैसा भरना बंद कर दिया, प्रीमियम पेमेंट बंद कर दी, है ना, और पॉलिसी हो गई बंद, तो उसे कहते हैं पॉलिसी लैप्स। तो अब यहाँ पे सही आंसर क्या आ जाएगा आपका, पॉलिसी होल्डर डिसकंटिन्यूज प्रीमियम पेमेंट फॉर द पॉलिसी, इससे क्या हो जाती है, पॉलिसी बंद हो जाती है। हु बियर्स द इन्वेस्टमेंट रिस्क इन द केस ऑफ यूलिप, क्वेश्चन दोबारा आ गया कि यूलिप के केस में इन्वेस्टमेंट रिस्क कौन बियर करता है। तो अब आपको पता है यूलिप प्रीमियम है, अगर जो यूलिप पॉलिसी है उसमें जो इन्वेस्टमेंट रिस्क है ना वो बियर करेगा कौन, इंश्योर्ड। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। What does term premium denotes in relation to an insurance policy। अब देखो प्रीमियम का मतलब क्या होता है, देखो क्या है ना कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो क्या है, वो एक प्रकार का प्रोडक्ट है ना, इंटेंजिबल मतलब जो दिखाई नहीं देता है। अब जब हम कुछ बाजार से भी खरीदते हैं तो उसके बदले में हमें पैसा भरना पड़ता है, वैसे ही जब हमने पॉलिसी खरीदी है तो उसके बदले में हम क्या भरेंगे, पैसा भरेंगे। तो प्रीमियम का मतलब क्या हुआ, प्राइस पेड बाय इंश्योर्ड फॉर परचेजिंग अ पॉलिसी, तो मतलब पॉलिसी खरीदने के बदले में जो हमें पैसा देना पड़ रहा है उसे हम क्या कहेंगे, प्रीमियम कहेंगे। विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। देखो भाई लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम की जब हम बात करते हैं ना, उसकी कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो इनमें से कौन सा फैक्टर जो है उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। देखो भाई प्रीमियम जब कैलकुलेट करते हैं तो मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, मृत्यु दर, कि कौन कितनी मतलब किस किस एज में व्यक्ति की पॉलिसी हो रही है, फिर उसके हिसाब से मोर्टेलिटी रेट देखा जाता है। उसके बाद है रिबेट, रिबेट का मतलब होता है छूट। फिर है रिजर्व्स, रिजर्व्स क्या हो गए, कुछ जो है कंपनीज को अपने रिजर्व रखने पड़ते हैं क्लेम्स के लिए या और अदर खर्चों के लिए। फिर मैनेजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी के अपने खर्चे भी होंगे। अब देखो कि कौन सी चीज है जिसको कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जब कैलकुलेट करेंगे तो उसकी कोई उसमें मतलब कनेक्शन नहीं है, तो वो है वही रिबेट। रिबेट का मतलब होता है छूट या सरकार के द्वारा दी जाने वाली छूट। तो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम है ना उसमें कोई छूट छाट नहीं मिलती है, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। विच व्हाट इज द पॉलिसी विड्रॉल। पॉलिसी विड्रॉल का मतलब पता है क्या है, आपने क्या किया कि पॉलिसी का प्रीमियम अब आप कह रहे हो कि मैंने नहीं देना, ठीक है, अपनी पॉलिसी आपने क्या की, सरेंडर करवा ली, बंद करवा दी, उसके बदले में आपको पैसा मिल गया जितना मिलना था सरेंडर वैल्यू के हिसाब से, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिसी हमने क्या करवा दी, विड्रॉ, यानी कि सरेंडर ऑफ पॉलिसी इन रिटर्न ऑफ एक्वायर्ड सरेंडर वैल्यू। विच ऑफ द बिलो इज वन ऑफ द वेज ऑफ डिफाइनिंग सरप्लस। आपको बताना है कि सरप्लस का मतलब क्या होता है। वही सरप्लस का मतलब पता क्या होता है, अगर आपके ना असेट्स ज्यादा है और लाइबिलिटीज कम है, ठीक है, तो आप उसे क्या कहेंगे, सरप्लस कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बन रही है डी, एक्सेस वैल्यू ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटीज, मतलब असेट्स ज्यादा हैं जिम्मेदारियां कम है, तो उसे आप क्या कहेंगे, सरप्लस कहेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which of the below features will be checked in medical examiner's report। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट होगी ना, डॉक्टर की रिपोर्ट समझ लो आप, उसमें कौन से फीचर चेक किए जाएंगे, इमोशनल बिहेवियर ऑफ प्रपोजर, हाइट वेट एंड ब्लड प्रेशर, सोशल स्टेटस, या फिर ट्रूथफुलनेस। अब देखो प्रपोजर के इमोशनल बिहेवियर, सोशल स्टेटस या ट्रूथफुलनेस का तो मेडिकल एग्जामिनर में कोई रोल नहीं है, मतलब डॉक्टर की रिपोर्ट जो आएगी, मेडिकल रिपोर्ट आएगी, उसमें कोई रोल नहीं है। किस चीज का रोल है,
वो है हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, यही चेक किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में ऑफर रिबेट टू द बायर ऑन द प्रीमियम दैट इज पेएबल ऑन द बेसिस ऑफ डैश। अब देखो जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना, वो कई बार बायर्स को, मतलब खरीदार जो हैं पॉलिसी खरीदते हैं, उनको ना प्रीमियम पे रिबेट दे देते हैं। ठीक है, पर वो कौन से बेसिस पर देते हैं? तो उसका राइट आंसर ना ऑप्शन ए है। कई बार क्या होता है ना, बहुत बड़े बड़े सम अश्योर्ड अगर खरीदता है, मतलब बड़ी पॉलिसीज खरीदी जाती है ना, तो उन पर हो सकता है कि जो कंपनीज हैं वो प्रीमियम पे थोड़ी बहुत छूट दे दें। तो ऑप्शन ए यानी कि सम अश्योर्ड चूजन बाय द बायर, ये आ जाएगा आपका राइट आंसर। इंटरेस्ट रेट्स आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स यूज्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग द प्रीमियम। देखिए जब हम प्रीमियम चुनते हैं तो इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, है ना। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट। तो भाई इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग एक बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो देखिए बायर क्या चाहता है, वो चाहता है कि प्रीमियम हमें कम देना पड़े और इंटरेस्ट रेट हमें ज्यादा मिले, है ना, यही चाहता है। मीन्स हायर द इंटरेस्ट रेट अज्यूम्ड, लोअर द प्रीमियम। तो ऑप्शन सी आ गया आपका राइट आंसर। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बिजनेस स्ट्रेन्स इज अ डिफिकल्टी फेस्ड बाय कंपनीज इन सिक्योरिंग द न्यू बिजनेस। मतलब बिजनेस स्ट्रेन जो है, उतार चढ़ाव अप डाउन आते हैं, वो कंपनीज को फेस करने पड़ते हैं जब वो नया बिजनेस शुरू करते हैं। बिजनेस स्ट्रेन अराइज एट द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म। पॉलिसी टर्म के एंड में बिजनेस स्ट्रेन शुरू हो जाते हैं। बिजनेस स्ट्रेन अराइज बिकॉज ऑफ एक्सेस प्रीमियम, ज्यादा प्रीमियम की वजह से बिजनेस स्ट्रेन आएगा। या फिर ऑप्शन डी, बिजनेस स्ट्रेन अराइजेस बिकॉज ऑफ एक्सेस एक्सपेंसेस एट द न्यू बिजनेस स्टेज। मतलब अगर ना हमने बिजनेस की स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया तो हमें बिजनेस स्ट्रेन का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सही ऑप्शन है। In case of dash, a company expresses the bonus as the percentage of basic benefit and already attached bonus। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है ना, ये है कि ना कंपनी क्या है, जो बेसिक बेनिफिट है ना उस पर आपको जो है बोनस देती है। बेसिक बेनिफिट तो हो गई, साथ में जो ऑलरेडी अटैच्ड बोनस है उनके ऊपर आपको बोनस मिलेगा। ठीक है, और मतलब ऐसे बोनस को क्या कहेंगे? तो आप लोगों ने ना स्कूल में चक्रवृद्धि ब्याज सुना होगा। ठीक है, और इंग्लिश में उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते थे। अब यहाँ पे बात हो रही है बोनस की, तो उसे क्या कहेंगे? कंपाउंड बोनस। मतलब बेसिक बेनिफिट है, उस पे बोनस अटैच है, अब उनको कंबाइंड करके उसकी परसेंटेज के हिसाब से जो बोनस निकाला जाएगा उसे कंपाउंड बोनस कहते हैं। Dash is the formal legal document used by insurance companies that provides details about the product। आपको बताना है उस फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट का नाम जो कि कंपनीज यूज करती हैं, जो अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता है। मतलब देखो जैसे ना कंपनी ने कोई प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट मतलब कोई नई इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली, अब वो एक डॉक्यूमेंट भी साथ में देंगे जिससे कि हमें उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? देखो जैसे हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं ना, तो हमें उस स्कूल कॉलेज की जानकारी किससे मिलती है? प्रॉस्पेक्टस से मिलती है। वैसे ही इंश्योरेंस कंपनीज का किसी भी नए प्रोडक्ट का जो लीगल डॉक्यूमेंट है, जो उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी देगा, उसे आप क्या कहोगे? प्रॉस्पेक्टस कहोगे। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर मेकिंग द प्रपोजल इज कॉमनली नोन एज। अब देखो डॉक्यूमेंट आपने दिया, किसी व्यक्ति को दिखाया, उसको पसंद आ गया आपका जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी है, अब वो कहेगा कि मेरी पॉलिसी करो, या आप कहेंगे कि आपकी पॉलिसी करते हैं। तो पॉलिसी करते हैं ना जब हम, तो मतलब एक प्रपोजल तैयार करते हैं। तो प्रपोजल तैयार करने के लिए ना हमें एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। उस फॉर्म को क्या कहेंगे? अब प्रपोजल तैयार करना है तो कौन सा फॉर्म हो गया? प्रपोजल फॉर्म। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर आ गया जी। विच ऑफ द बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड एज प्रूफ। अब ना यहाँ पे ऑप्शन दी गई है, इनमें स्टैंडर्ड एज प्रूफ आपने ढूंढना है। देखो भाई राशन कार्ड स्टैंडर्ड है? नहीं है। होरोस्कोप यानी कि जन्म कुंडली, ये भी स्टैंडर्ड नहीं है। विलेज पंचायत सर्टिफिकेट तो बिल्कुल भी स्टैंडर्ड नहीं है। तो स्टैंडर्ड एज प्रूफ यहाँ पे क्या है? पासपोर्ट। सिलेक्ट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एसे यूज्ड इन लाइफ इंश्योरेंस। भाई लाइफ इंश्योरेंस में ना एसे शब्द हम कॉमनली यूज करते हैं और उसकी फुल फॉर्म याद रख लेनी है। सम अश्योर्ड कहते हैं इसे, सम अश्योर्ड हिंदी में बीमा धन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आ गया आपका राइट आंसर। From the below given age proof documents, identify the one which is classified as non-standard by insurance companies। अब देखो नीचे दी गई हैं कुछ ऑप्शंस, इनमें से अब आपको ना नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ जो है वो फाइंड आउट करना है। भाई स्कूल सर्टिफिकेट ये तो स्टैंडर्ड ही हो गया, जैसे 10वीं का सर्टिफिकेट है हमारा, है ना।
फिर है आइडेंटिटी कार्ड इन केस ऑफ डिफेंस पर्सनल, कोई डिफेंस पर्सनल है, फौजी कोई व्यक्ति है, उसका आईडी कार्ड है, तो वो भी स्टैंडर्ड हो गया। उसके बाद राशन कार्ड, फिर है पैन कार्ड, तो पैन कार्ड तो स्टैंडर्ड ही है। अब इसमें नॉन स्टैंडर्ड क्या आ जाएगा, राशन कार्ड। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। देखो ना, आपको ये ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड एज प्रूफ या स्टैंडर्ड जो है हमारे एड्रेस प्रूफ क्या होंगे। तो अगर वो आपको क्लियर है, फिर आपको कोई भी ऑप्शन आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से स्टैंडर्ड कौन सा है और नॉन स्टैंडर्ड कौन सा है। डैश इज द पार्टी हु गेट्स हिज लाइफ और प्रॉपर्टी इंश्योर्ड अगेंस्ट रिस्क। अब आपको बताना है कि उस पार्टी को आप क्या कहोगे जिसने अपनी लाइफ की या अपनी प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस करवाई है ना। उसे हम क्या कहेंगे, इंश्योर्ड कहेंगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द थिंग्स और प्रॉपर्टी इंश्योर्ड इज कॉल्ड एज डैश ऑफ इंश्योरेंस। देखो, जिस भी चीज की इंश्योरेंस करवाई जाती है ना, उसको ना सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। तो ऑप्शन ए आ गया आपका राइट आंसर। Classification of the customers into various market segments having common features is known as dash। अब देखो क्या है कि आप जैसे इंश्योरेंस करोगे, ठीक है, तो आप अपने ना कस्टमर्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांट लोगे कि ये व्यक्ति है जिससे जो बड़े पॉलिसीज करवा सकता है ना, ये व्यक्ति है जो छोटी पॉलिसीज करवा सकता है, या फिर अलग अलग होगे कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है जिनसे मैं कांटेक्ट करूंगा। तो मतलब आपने क्या किया, अपने कस्टमर्स जो आपके होंगे उनको आपने सेग्रीगेट कर लिया है ना। तो इस तरह से मतलब उनको क्लासिफाई कर देना, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सेगमेंटेशन कहेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रोस्पेक्टिंग इन एन इंश्योरेंस सेल इज डैश। अब देखो यहाँ पे शब्द आया प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब पता है क्या होता है कि ना, जब आप इंश्योरेंस का आप काम करेंगे तो आप उन सभी लोगों की एक लिस्ट तैयार कर लेंगे जो कि इंश्योरेंस करवा सकते हैं, आपके भावी इंश्योरेंस के ग्राहक हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा गैदरिंग द नेम्स ऑफ पीपल हु मे बी इंटरेस्टेड इन द इंश्योरेंस। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर आ गया। नीड गैप एनालिसिस, देखो नाम से पता चल रहा है कि नीड गैप एनालिसिस का मतलब क्या हुआ। नीड गैप मतलब, नीड गैप का मतलब हुआ कि ऐसी जगह पे या ऐसी जगह को आइडेंटिफाई करना, ऐसी जगह को आइडेंटिफाई करना जहां पर लोगों को इंश्योरेंस की आवश्यकता है, ठीक है। जो नीड है उसके गैप को दूर करना, मतलब ऐसा एनालिसिस करना, ठीक है। तो अब इसमें ना जो राइट आंसर आएगा वो है आइडेंटिफाइंग द एरियाज वेयर प्रोस्पेक्ट नीड्स इंश्योरेंस प्रोटेक्शन। मतलब ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई करना जहां पर लोगों को इंश्योरेंस प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, तो उसे नीड गैप एनालिसिस कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। इंश्योरेंस इज द पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री। तो बताओ इंश्योरेंस किस तरह की इंडस्ट्री है। ये ना तो मैन्युफैक्चरिंग है, ना कंज्यूमर गुड्स बेचती है, ना शेयर मार्केट है, ये है फाइनेंशियल सर्विसेज वाली इंडस्ट्री। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। व्हाट इज द प्रोडक्ट एन इंश्योरेंस एजेंट प्रमोट्स और सेल्स। अब आपको बताना है कि ऐसे प्रोडक्ट को आप क्या कहोगे, ऐसे कौन से प्रोडक्ट होते हैं जो कि इंश्योरेंस एजेंट प्रमोट करता है या सेल करता है। तो वो पॉलिसी प्रमोट करता है, सेल करता है म्यूचुअल फंड, या फिर वो सेल करता है प्रॉमिस, किसके बिहाफ पे, इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे, जो कि कहती है कि मैं प्रीमियम लूंगी पर अगर आपको कोई मुसीबत आ गई तो कंपनसेशन पैसे के रूप में मैं आपको दूंगी। तो ये प्रॉमिस जो है ये एक इंश्योरेंस एजेंट प्रमोट या फिर सेल करता है किसके बिहाफ पे, इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे जिसमें वो काम करता है। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, किसके बिहाफ पे, इंश्योरेंस एजेंट के बिहाफ पे, मतलब इंश्योरेंस एजेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखो, इंडिकेट द स्केल ऑफ कमीशन इफ आस्क्ड बाय द कस्टमर। अगर कस्टमर पूछ ले कि भाई आपको कितना कमीशन मिल रहा है तो बता सकते हैं, है ना, क्योंकि लीगल मिल रहा है, वैसे हम लोग बताते नहीं है। शेयर द कमीशन बाय द वे ऑफ रिबेट, अपना कमीशन रिबेट का नाम देके शेयर कर लेना। डिस्क्लोज हिज लाइसेंस ऑन द डिमांड, अपना लाइसेंस अगर कोई पूछे कि लाइसेंस दिखाओ तो दिखाइए, है ना। इंडिकेट द प्रीमियम टू बी चार्ज, और प्रीमियम कितना लेना है वो तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो गलत चीज है जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट को नहीं करनी चाहिए वो है अपना कमीशन रिबेट का नाम देके शेयर करना। ये लीगली सही बात नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। डैश में डील विद मोर देन वन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कंपनी और बोथ। अगर कोई व्यक्ति ना एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी,
एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी या दोनों में ही डील कर रहा है तो उसे आप क्या कहोगे? उसे आप कहोगे ब्रोकर। A completed proposal form broadly gives information except the one। अब अगर जो प्रपोजल फॉर्म है जिसके बारे में हमने अभी पीछे क्वेश्चन में बात की कि जब हमने किसी की पॉलिसी करनी होती है ना तो जो फॉर्म हम भरते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रपोजल फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो एक कंप्लीट प्रपोजल फॉर्म है ना वो पूरी जानकारी देगा एक्सेप्ट मतलब कौन सी चीज की जानकारी नहीं देगा, बाकी सभी की देगा। तो देखो इंश्योर्ड के डिटेल्स बिल्कुल मिलेंगे। डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर मतलब जिस चीज की इंश्योरेंस करवाई गई है उसकी पूरी डिटेल्स बिल्कुल वो भी पूरी जानकारी होगी। डिटेल्स ऑफ नेबर्स मतलब पड़ोसियों की जानकारी। और अगला है जी डिटेल्स ऑफ फिजिकल फीचर्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव मतलब उसके फिजिकल फीचर्स दोनों तरह के, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, जिसमें क्या आ जाएगा? टाइप, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, एज, प्रेजेंस ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, टाइप ऑफ सिक्योरिटी एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो भाई ए बी डी ये जानकारी तो पूरी मिलती है पर पड़ोसियों की जानकारी नहीं मिलती है ना। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। डैश इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लायबिलिटी ऑफ इंश्योरर अंडर द पॉलिसी। आपको बताना है कि एक इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी की एक पॉलिसी के अंडर कितनी जिम्मेदारी बनती है। तो वो जिम्मेदारी सम इंश्योर्ड तक बनती है, प्रीमियम, सरेंडर वैल्यू या फिर अमाउंट ऑफ लॉस। तो भाई अमाउंट ऑफ लॉस नहीं है ये, सम इंश्योर्ड मतलब कितने की पॉलिसी कराई गई है ना उतने की ही जिम्मेदारी बनती है इंश्योरर की या फिर इंश्योरेंस कंपनी की। ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर है। बाय परचेजिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योर्ड कैन डैश। इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के बाद इंश्योरर जो है मतलब सॉरी इंश्योर्ड जो है वो क्या कर सकता है? ठीक है, रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू पेरिल इंश्योर्ड, कैन सेल इज गुड्स फॉर लॉस, नीड नॉट मेंटेन सेफ्टी अरेंजमेंट, नीड नॉट पे टैक्सेस। तो भाई सही जो ऑप्शन है ना वो ये है कि जो उसके प्रोडक्ट्स पे लॉस होने का खतरा है ना, उसको वो रिड्यूस कर सकता है। बाकी सारी ऑप्शंस जो हैं बी सी डी ये गलत आ जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डैश डिसाइड्स वेदर टू एक्सेप्ट और नॉट टू एक्सेप्ट द रिस्क। अब इनमें से कौन है, इंश्योरेंस कंपनी में कौन होता है ऐसा जो ये डिसाइड करता है कि रिस्क एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, मतलब पॉलिसी करनी है या नहीं करनी है? तो वो होता है जी अंडरराइटर। अंडरराइटर डिसाइड करता है कि पॉलिसी होगी किसी भी व्यक्ति की या फिर नहीं होगी। अब वो कैसे डिसाइड करता है? जो प्रपोजल फॉर्म में सारी जानकारी दी होती है ना वो उसको अच्छे तरह से देखता है, चेक करता है ना, जो भी इंश्योरेंस के रूल्स हैं उसके हिसाब से, और फिर डिसाइड होता है कि पॉलिसी की जा सकती है या फिर नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये आ जाएगा आपका राइट आंसर। फॉर अंडर राइटिंग अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वन मस्ट नो। अब देखिए अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करनी है तो किस चीज की जानकारी होनी चाहिए? कॉजेज ऑफ फायर, इम्पैक्ट ऑफ फायर ऑन गुड्स, प्रोसेस इन्वॉल्व इन इंडस्ट्री, क्लाइमेट। तो भाई हेल्थ इंश्योरेंस का इससे फायर वगैरह से तो कोई लेना देना नहीं है। पोर्ट, रोड कंडीशन प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम ऑफ कार्गो, गुड्स इन ट्रांजिट, सी वर्दीनेस। तो ये सब भी मरीन इंश्योरेंस में आएगा, हेल्थ इंश्योरेंस में तो ये नहीं आएगा। उसके बाद है एज, मेडिकल एस्पेक्ट्स, फिटनेस लेवल एंड फैमिली हिस्ट्री। बिल्कुल सही, तो ऑप्शन सी। क्योंकि देखो जब हेल्थ इंश्योरेंस की जाएगी तो व्यक्ति की एज देखी जाएगी, उसकी मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे कि क्या क्या उसको बीमारियां हैं, फिटनेस लेवल चेक की जाएगी, फैमिली हिस्ट्री देखा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। इंश्योरेंस एजेंट्स रोल इन प्रोवाइडिंग ग्रेट कस्टमर सर्विस। तो अब यहाँ पे बात की गई है इंश्योरेंस एजेंट के रोल की कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने में। तो ऑप्शंस चूज करते हैं, चेक करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सी सही रहेगी। एंड्स एट द सेल ऑफ पॉलिसी मतलब पॉलिसी सेल की उसके बाद उसकी उसका जो रोल है वो खत्म। एंड्स एट द सेटलमेंट ऑफ क्लेम, क्लेम सेटल हुआ उसके बाद रोल खत्म हो गए इंश्योरेंस एजेंट का। स्टार्ट्स व्हेन ही विजिटिंग एट इंश्योर्ड प्रेमिसेस मतलब जैसे ही वो इंश्योर्ड के घर गया या उसके एरिया में गया तभी शुरू होगी। या फिर लास्ट ऑप्शन जो कि सही ऑप्शन है, बिगिंस एट द स्टेज ऑफ सेल मतलब जब जैसे उसने पॉलिसी सेल की तब उसकी ड्यूटी हो गई शुरू, सर्विस जो उसने प्रोवाइड करनी है उसका रोल शुरू हो गया। एंड कंटिन्यूज थ्रू द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और जब तक कॉन्ट्रैक्ट चलेगा तब तक उसकी ड्यूटी जो है वो रहेगी कि वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। बैंक अश्योरेंस इसका मतलब क्या होता है? तो देखो बैंक अश्योरेंस का मतलब क्या है कि जो बैंक्स है ना वो भी अपने जो कस्टमर्स हैं उनको इंश्योरेंस बेच रहे हैं,
इंश्योरेंस कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके, तो उसे बैंक अश्योरेंस कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यानी कि टाई अप बिटवीन बैंक्स एंड इंश्योरर्स टू डिस्ट्रीब्यूट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टू द बैंकर्स कस्टमर बेस, यानी कि बैंक और इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप जिसमें कि बैंक के जो कस्टमर्स हैं उन्हें पॉलिसीज बेची जाएं। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। इंश्योरेंस एजेंट्स आर कॉल्ड एज डैश। इंश्योरेंस एजेंट को आप क्या कहते हैं? मिडल मैन कहते हैं, इंश्योरेंस ब्रोकर कहते हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर या फिर इंश्योरेंस प्रमोटर। तो इंश्योरेंस एजेंट को ना इंश्योरेंस एडवाइजर भी कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर है। इंश्योरेंस ब्रोकर्स आर लाइसेंस्ड बाय। अब ये जो इंश्योरेंस ब्रोकर है ना, इनको लाइसेंस कौन देता है? तो भाई इनको तो लाइसेंस IRDAI द्वारा ही मिलता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ब्रोकर रिप्रेजेंट्स, ब्रोकर किसे रिप्रेजेंट करता है? ब्रोकर रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज, मतलब जिस जिस इंश्योरेंस कंपनी से वो टाई अप है, जिनके वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उन सभी को वो रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर है। एन एजेंट कैन अर्न अप टू, एक एजेंट जो है ना वो कितना कमा सकता है? 20,000, देन 10 लाख, 1 करोड़ एक साल में। जो इंश्योरेंस एजेंट है ना वो अनलिमिटेड अमाउंट कमा सकता है, उसके एफर्ट्स पर ये डिपेंड करता है। चलिए एंड में आ गया बोनस क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान है। इसको ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? 12th है, ग्रेजुएशन है, 10th है या फिर 8th है? राइट आंसर मुझे जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।